हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सेवन फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाइयाँ से चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है रैंकिंग के ऊपर होने वाली है कि कैसे रैंक करते हैं। ठीक है, तो पहली जो बेटा डाइल्यूटिव एजेंट है ये रही, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। ये तो आप लोगों को पता ही है। इनकी इंडिविजुअल ईपीएस भी ये रही है ना, सारी निकाल के रखी हुई है हमने। अभी काट के क्यों रखा अभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये पहली वाली की आई है जो डाइल्यूटिव एजेंट की ईपीएस इंडिविजुअल इंटरमीडिएट 0.7787 निकल के आई है। दूसरी वाले की 0.7935 निकल के आई है। और तीसरा वाला जो है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, उसकी 1 निकल के आई है, मतलब एग्जैक्ट 1 निकल के आई है। अब ये रैंकिंग क्या होती है, रैंकिंग तो अभी पढ़ेंगे। उससे पहले जो एक स्टेप है, जो एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप मान सकते हो आप उसको, आपको ये देखना है वो जो आपने इंटरमीडिएटरी आई डाइल्यूटेड ईपीएस या इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस आपने ये जो निकाल रखी है, ये वाली बेटा, ये जो आपने निकाल रखी है, ये डाइल्यूटिव की कैटेगरी में आती भी है या नहीं। क्योंकि बेटा हम उन्हीं एजेंट को कंसिडर करेंगे जो एक्चुअली में जिनकी कैपेसिटी, जिनकी क्षमता है उस पर्टिकुलर कंसेंट्रेटेड ईपीएस को कम करना। उसी को तो डाइल्यूटिव बोलेंगे ना, जो एसिड की प्रॉपर्टीज को कम कर दे, एसिड की प्रॉपर्टीज को कम कर दे, एसिड के इफेक्ट को कम कर दे, उसी को तो हम डाइल्यूटिव एजेंट बोलेंगे। जरूरी नहीं है बेटा पानी है तो हम उसको डाइल्यूटिव, नो डाउट पानी से डाइल्यूटिव एजेंट, लेकिन जरूरी नहीं है बेटा फिर हम उसको बोलेंगे हाँ ये डाइल्यूटिव है। क्योंकि बेटा पानी होके भी अगर वो डाइल्यूट नहीं कर पा रहा, फॉर एग्जाम्पल 1 चम्मच पानी है, 1 चम्मच पानी से तो बेटा कुछ भी डाइल्यूशन नहीं होगा ना। तो लेवल ऑफ डाइल्यूशन भी होना चाहिए। सिर्फ डाइल्यूटिव एजेंट का फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर लेवल भी होना चाहिए कि वो उस पर्टिकुलर, ये जो बेसिक ईपीएस है, ये जो एसिड है, इसको भी कम कर दे। ठीक है, तो यही हमको आज देखना। वो पता कैसे चलेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। आपको बेटा कुछ नहीं करना, ये जो आपने इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रखी है, इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल रखी है, इसको आपको बेसिक ईपीएस से कंपेयर करना है। बेसिक ईपीएस जैसे एक एग्जांपल के तौर में, ये जो पहली इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस मैंने निकाल रखी है, जैसे 0.7787, ये देखिए मैंने इन डिटेल ऐसे यहाँ लिखा हुआ, यहाँ लिख देता हूँ। देखो ये जो पहला डाइल्यूटिव एजेंट है, पहला डाइल्यूटिव एजेंट 3.2% वाले बॉन्ड्स का, इसकी जो इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है या इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है, वो $0.7787 निकल के आई है। ठीक है, बस अभी आपको इसको याद रखना है। अब आपको क्या करना है, इस वाली पर्टिकुलर ईपीएस को, इसको कंपेयर करना है बेसिक ईपीएस से रख के। अगर आपकी ये इंटरमीडिएटरी या इंडिविजुअल जो भी आपको कहना है वो है, उससे अगर आपकी जो इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस है, अगर ये आपकी बेसिक ईपीएस से कम है, तो बेटा आप उस पर टैग लगा देना, उस पर्टिकुलर ईपीएस पे जो इंटरमीडिएट वाली है उस पर टैग लगा देना कि ये डाइल्यूटिव है। मतलब फाइनल डीपीएस कैलकुलेशन करने की, फाइनल जब हम डीपीएस कैलकुलेट करेंगे, डेप्थ निकालेंगे, तो वहां पे इस पर्टिकुलर डाइल्यूटिव एजेंट को कंसिडर में रखेंगे, क्योंकि हाँ ये उसके इफेक्ट को कम कर देगा। कैसे पता चला इफेक्ट को कम कर देगा, क्योंकि बेटा उसकी जो इंडिविजुअल ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से कम है। तो जब आप उस कम वाली चीज को मिला दोगे अपने कंसेंट्रेटेड फॉर्म में, ये ओरिजिनल फॉर्म में, तो इसका इफेक्ट कम नहीं आ जाएगा? आ जाएगा बेटा, सीधी सीधी बात है। क्योंकि इसकी जो इंडिविजुअल निकल के आई है वो बेसिक ईपीएस से भी कम निकल के आई है। तो बेटा जब आप उसको उसके अंदर मिला दोगे, मतलब ये कम वाला इफेक्ट है। अब बेटा जब आप कम वाले इफेक्ट को इसमें मिला दोगे तो क्या इसका इफेक्ट भी कम नहीं हो जाएगा? इसका एग्जांपल हालांकि मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा चुका हूं। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखी थी जैसे एवरेज का कंसेप्ट काम करता है। एवरेज का देखिए, एवरेज का कंसेप्ट जैसे आपके बेटा जैसे 5 सब्जेक्ट मान के चल रहे थे कोई भी, है ना, 5 सब्जेक्ट, एक में बेटा 90 आए, एक में 80 आए, एक में 85 आए, एक में 90 आए, लेकिन एक में 30 आ गया बेटा। मतलब यहां तक बेटा जो बिल्कुल शुरू के 4 सब्जेक्ट्स में एवरेज चल रही थी वो बहुत बढ़िया चल रही थी, लेकिन लास्ट के एक सब्जेक्ट में मतलब 90, 80, 85, 90 है, लेकिन लास्ट के एक सब्जेक्ट जो 5वां सब्जेक्ट है उसमें 30 आ गए। तो एक मान के चलो बेटा, सोचो ये भी 30 ना हो गया, अगर 80 होता तो मैं आपको भी प्रूव करके दिखाता हूं। अभी आप इनके एवरेज निकालो। सोचो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 90, 80, 85, 90 और 80, इनकी अगर आप एवरेज निकालोगे तो बेटा ये आएगी 90 प्लस 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 80। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड बाय 5 कर देंगे, इसे सिंपल एवरेज बोलते हैं जो हम निकाल रहे हैं। देखो तो 85 का एवरेज आया, 85 का एवरेज आया, मतलब आपके ऑन एन एवरेज मोटा मोटा हर एक पेपर में 85 आए हैं। सीधी सीधी बात बोलो, या आप ऐसा मान के चलो आपके परसेंटेज
ऑन एन एवरेज 85% है। ठीक है, ये तो एक हो गया केस। अब दूसरा केस ले लो। दूसरा केस ये है, सेम मार्क्स आए हैं, पहले में भी उतरे, दूसरे में भी इतने 85 90, लेकिन फर्क ये 500 में 80 नहीं आया बेटा, इस बार 30 आ गए, इस बार 30 आ गए। अब जरा एवरेज निकाल के देखो क्या निकल के आती है। ये देखो, ये जो आपकी निकल के आई है बेटा 425 में से अगर हम 80 माइनस करें तो ये जो आपका निकल के आया बेटा, ये आया है 75, 75 निकल के आ गई बेटा। अब आप जमीन आसमान का फर्क देख ही सकते हैं, पूरे 10 से एवरेज गिर गई, पूरे 10 से एवरेज गिर गई। अब ये कैसे गिर गई? पूरे 10 से एवरेज गिर गई। अगर आप देखेंगे पहले एग्जांपल के अंदर, पहले केस के अंदर जो हमारी एवरेज निकल के आई है वो 85 आई है, लेकिन दूसरे अंदर 75 आई है, मतलब 85 से सीधा 75 हो गया। 10 नंबर से एवरेज पूरी गिर गई। क्यों गिर गई? जबकि मार्क्स तो अगर हम ट्रिजेक्टरी देखें शुरू से तो कंसिस्टेंट चल रही थी, लेकिन लास्ट में जाके उल्टी हो गई बेटा, 30 आ गया। बस एक सब्जेक्ट या एक पेपर के अंदर बेटा आपका कम आया, इतना कम आया कि उसने पूरे के पूरे जितने भी ज्यादा थे और वो भी नहीं बचा सके आपके 85 वाले, आपके 90 85 ऐसे आए हैं, वो भी नहीं बचा सके कि आपकी एवरेज इतनी कम हो जाए। आपकी एवरेज कम होने से बेटा ये बस एक कम आया, और वो इतना आया कि उसने आपकी पूरी जो एवरेज थी 85 उसको लेके 75 पे आ गया, बस एक अकेले ने इतना कर दिया। सेम कंसेप्ट बेटा हमारा यहाँ डायल्यूटेड ईपीएस के अंदर भी लगता है, सेम। ये है हमारा जैसे 85 अभी आप क्या है इंडिविजुअल, लेकिन अगर इसके अंदर आप एक ऐसा सब्जेक्ट इंक्लूड कर दोगे जो सबसे कम है, जिसकी मतलब जो बहुत ही कम है, और वो कैसे पता चले? जब आप बेसिक ईपीएस से कम है, इसका मतलब कम है ना वो। अगर आप उसको इस एवरेज के अंदर इंक्लूड कर दोगे बेसिक ईपीएस के, मतलब आप इसको इंक्लूड कर दोगे, डाल दोगे, तो बेटा अब आपका ये बेसिक ईपीएस की एवरेज कम नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। जैसे एसिड के अंदर बेटा पानी डाल दोगे तो उसका इफेक्ट कम हो जाएगा ना, इसलिए यहाँ पे भी वो ऐसा ही काम करता है। जिससे आपकी एवरेज कम हो गई ना, आपकी एवरेज डायलूट हो गई, देखो डायलूट हो गई ना, 85 से 75 हो गई, 10 नंबर से डायलूट हो गई। ऐसे ही यहां भी यही कंसेप्ट है डायल्यूशन का। 0.9556 थी, लेकिन जब आप इसके अंदर 0.7787 इंक्लूड करोगे, क्योंकि ये कम है बेसिक ईपीएस से, इसका मतलब जो इफेक्ट है इसका जो इंडिविजुअल है वो कम वाला है, डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि बेसिक ईपीएस से कम है ना ये। तो अगर आप इसको बेसिक ईपीएस में डाल दोगे तो क्या ये बेसिक ईपीएस की एवरेज कम नहीं कर देगा? कम कर देगा। ऐसे ही दूसरा वाला उठा के देखो बेटा, दूसरा वाला देखो 0.7935। अब इसको भी कंपेयर करो बेसिक ईपीएस से। मैंने बोला हर एक इंटरमीडिएट जो आपने निकाल के देखा सबको कंपेयर करना है। पहली को कर लिया, पहली तो बेसिक ईपीएस से कम है, इसलिए हम इसको बोल देंगे डायलूटिव। अच्छा, इसका जो टैग आपको देना वो डायलूटिव का टैग देना, ये डायलूटेड ईपीएस है, ठीक है। डायलूटिव की डेफिनेशन अब मैंने आपको बता दी। डेफिनेशन ये है कि अगर आपका इंटरमीडिएट डायलूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कंपेयर करके कम है तो फिर आप उसको डायलूटिव बोलोगे, क्योंकि फिर तो वो पास हो गया ना। अरे उसका फिर इफेक्ट कम वाला हो गया, जो बेसिक ईपीएस से कम है, तो फिर अगर आप उसको बेसिक ईपीएस में इंक्लूड करोगे तो उसके इफेक्ट को कम कर देगा। अब दूसरे को देखते हैं, 0.9735 0.7935 है बेटा ये, ठीक है। अब इसको भी जरा कंपेयर करके देखो किससे, 0.956, मतलब बेसिक ईपीएस से कंपेयर करके देखो तो बेटा ये भी बेसिक ईपीएस से कम है। मतलब मान के चले बेटा ये दोनों के दोनों ही बेसिक ईपीएस से हमारे कम है, बेसिक ईपीएस से दोनों के दोनों ही कम है। कितने? 0.9556, ये दोनों के दोनों ईपीएस से कम है, तो बेटा ये भी फिर डायलूटिव हो गया। अरे क्योंकि ये 0.956 से कम है ना, 0.9735 बेटा ये तो डेसिमल्स है, ये तो आपको पता ही होंगे या नहीं। 0.7935 इज स्मॉलर देन 0.9556, तो ये तो बेटा बट ऑब्वियस साफ साफ दिख रहा है कम है, तो इसका इफेक्ट भी फिर बेटा कम वाला है, डिक्रीजिंग है। ये भी वही ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी एवरेज कम आई हुई है। तो जब बेटा आप इसको इस बेसिक ईपीएस में इंक्लूड करोगे तो क्या इसकी एवरेज ये कम नीचे लेके नहीं चले जाएगा? नीचे चले जाएगा, क्योंकि ये एक इकलौता ऐसा फैक्टर है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिक्रीजिंग है, कम है ना, बेसिक ईपीएस से कम है। तो जब आप इसको बेसिक ईपीएस में इंक्लूड कर दोगे तो बेटा फिर वो बेसिक ईपीएस नहीं रहेगा, उसका लेवल कम कर देगा, डाइल्यूट कर देगा, इसलिए इसको डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। ऐसी अब हम तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। हर एक इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस को आपको कंपेयर करना है बेसिक ईपीएस से, धीरे धीरे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्यों बेसिक ईपीएस निकालते हैं। यहां पे आपको समझ में आ गया होगा बेटा बेसिक ईपीएस हमने क्यों निकाला। अब तक हमारा किसी काम का नहीं रहा था बेसिक ईपीएस, लेकिन कंपैरिजन पर्पसेस के लिए आपने देखा जब कि वो पर्टिकुलर डाइल्यूटेड है या एंटी डाइल्यूटेड है, वो पता करने के लिए हमें बेसिक ईपीएस निकालना पड़ा, क्योंकि बेसिक ईपीएस कुछ नहीं बस एक स्टैंडर्ड है जिसको आप अपने इंटरमीडिएट डाइल्यूट ईपीएस से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। तीसरा बेटा जो हमारा डाइल्यूटिव विजन था वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस था। इसकी जो हमने इंटरमीडिएटरी ईपीएस निकाली वो 1 आई। अब बेटा ये एक अलग ही केस आ गया,
इसकी जो बेसिक इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई, इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई, वो 1 आई। लेकिन जब मैंने इसको कंपेयर करा अपने बेसिक ईपीएस से, बेसिक ईपीएस तो अपना 0.956 है, लेकिन बेटा एरनी ये देखो कि जो हमारा कन्वर्टेबल मतलब जो डाइल्यूटिव एजेंट है वो बराबर भी नहीं आया बेसिक ईपीएस से, वो ज्यादा आ गया। बेटा ये तो उल्टा केस हो गया, ये तो उल्टा हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये उल्टा हो गया। डायल्यूटिव का क्या काम होता है? अरे उसका नाम ही डायल्यूटिव है, उसका काम ये है कि इसके इफेक्ट को कम कर दे, किसके? बेसिक ईपीएस को। तो ये बट ऑब्वियस है, बेसिक ईपीएस से अगर इसके इफेक्ट को कम करना है तो वो जो फैक्टर होगा, वो जो एजेंट होगा, वो बेसिक ईपीएस से कम ही होगा। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया। अगर आपको अपनी एवरेज गिरानी है, 85 से 75 लानी है, तो क्या आपको इसको 80 से 100 करना पड़ेगा या 80 से 30 करना पड़ेगा? 80 से 30 करना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा फैक्टर जो डिक्रीजिंग नेचर का हो, ये देखो 80 से 30 है ना, डिक्रीजिंग नेचर का, तो जब आप इसको इंक्लूड करोगे तब जाके पूरी एवरेज गिर जाएगी, तभी तो उसको डाइल्यूटिव बोलेंगे। तो वो एजेंट जो बेसिक ईपीएस से कम होता है उसी को तो हम डाइल्यूटिव बोलेंगे, क्योंकि बेटा उसी को जब आप इंक्लूड करोगे तभी तो वो कम करेगा, उसको डाइल्यूट करेगा उसकी एवरेज को। लेकिन यहां अगर आप देखेंगे, यहां बेटा बराबर भी नहीं है। ये जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस है एक डाइल्यूटिव एजेंट है, लेकिन जब इसकी इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकाली तो वो 1 आ गई। बेटा 1 आ गई, ये तो बेसिक ईपीएस से भी ऊपर है। तो अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे तो आपको पता ही है बेटा क्या हो जाएगा, ये एवरेज नीचे नहीं ऊपर ले जाएगा। अगर आप इसको इंक्लूड करोगे तो ये एवरेज ऊपर ले जाएगा। फॉर एग्जांपल इस बार अगर आप 80 30 ना लिख के 80 था ना पहले आपकी, आपने 30 करा डिक्रीजिंग, इस बार आप इंक्रीजिंग कर दो, 80 की जगह 90 कर दो, तो बेटा इस बार 80 से भी ऊपर चली जाएगी। इस बार 80 से भी ऊपर चली जाएगी। मैं बता देता हूँ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, ये देखो 87 हो जाएगी बेटा, 87 हो जाएगी। 2 से एवरेज बढ़ गई। ये कैसे बढ़ गई? ये इसलिए बढ़ गई क्योंकि आपने उसके अंदर जो फैक्टर इंक्लूड करा है, इस बार सोचो 90 करा था ना आपने 80 की जगह, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 80 से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीजिंग है, लेकिन ये 30 जो है ये डिक्रीजिंग है, कम वाला इफेक्ट है, इसका ज्यादा वाला इफेक्ट है। तो ये तो बेटा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं, ये सब आप बचपन से करते आ रहे हो, जब आप अपने मार्क्स निकालते थे, एवरेज निकालते थे, है ना। 12th प्लस 2 में बेटा आप देखते थे ना, आप अपने पहले तो खैर चलिए अब तो सीयूईटी का है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ तो अपने लेने ही पड़ते हैं इसको। पहले जब बेटा पूरा मेरिट बेस में हुआ करता था, उसमें क्या होता था, बेस्ट ऑफ 4 ही इंक्लूड करा जाता था। तो आप 5 में से ऐसे अपने 4 इंग्लिश तो कंपलसरी होता था, बाकी 4 को में देखते थे ना बेटा आपका सबसे बेस्ट एवरेज क्या बना रहा है, उसी को इंक्लूड कर देते। जो नीचे ले जाता है उसको थोड़ी ना करते, उसको तो बाहर कर देते, भाई तो पूरा एवरेज नीचे ले जा रहा है। यही कंसेप्ट यहाँ भी है। डायल्यूटेड जो इसकी इंडिविजुअल निकल के आई है वो 1 निकल के आई है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, 1 से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये हो गई कंपेयर जब करा, कंपैरिजन जब करा, तो वो जो बेसिक ईपीएस बेटा निकल के आई है ना हमारी, जो बेसिक ईपीएस वो तो 0.956 है। हर एक डायल्यूटिव एजेंट की इससे तो नीचे होनी चाहिए, तभी तो उसका मानेंगे कि हाँ उसका इफेक्ट कम है, तभी तो जब उसको हम कैलकुलेट इंक्लूड करेंगे बेसिक ईपीएस, इसकी भी एवरेज नीचे लेके जाएगा। लेकिन बेटा ये तो 1 है, बेसिक ईपीएस से भी ऊपर है। अगर आप इस 1 को इसमें गलती से इंक्लूड कर दिया, तो क्या आप मुझे बात बताओ, यहाँ पे ईपीएस डाइल्यूट होने की जगह उल्टी नहीं हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 0.99 की जगह इस बार 1 के करीब आ जाएगी। 0. कितना ही बेटा, अब तो 1 ही बचा है, 0. ज्यादा 980 हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी बेटा। ये इंक्लूड अगर आप इसको इंक्लूड करते हो तो बढ़ जाएगी। तो हमारा पर्पस तो ईपीएस को बढ़ाना नहीं घटाना था, हमारा पर्पस जो है वो ईपीएस को बेटा बढ़ाना नहीं है, घटाना है। अरे क्योंकि एक्चुअली में ईपीएस कभी आपकी बढ़ेगी नहीं ना बेटा, एक्चुअली ऐसे थोड़ी ना बढ़ेगी, वो तो घटाना ही है बेटा, ये इसलिए इसको बोलते हैं, इसने काम उल्टा कर दिया। डायल्यूटिव का काम होता है, डायल्यूशन का काम होता है उस पर्टिकुलर कंसेंट्रेटेड चीज के इफेक्ट को कम कर देना, डायल्यूट कर देना। लेकिन डालने की मदद बेटा वो और एसिडिक हो गया, जैसे पानी आपने डाला बेटा, पानी डालने की वजह कम नहीं हुआ, और ज्यादा एसिडिक हो गया, ऐसा तो वैसे हाइपोथेटिकल है ना, ऐसा हो जाता है। ऐसे यहां भी है। इसका जो पर्टिकुलर काम था डाइल्यूटिव एजेंट का, वो इसके इफेक्ट को कम करना था, लेकिन ये कम करने की जगह ऊपर बढ़ा दिया, और ज्यादा कर दिया, इसके इफेक्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया, और ज्यादा कंसंट्रेटेड कर दिया। इसलिए ये डाइल्यूटिव एजेंट था, क्योंकि बेटा हम इसमें ये इग्नोर नहीं कर सकते कि ये डाइल्यूटिव एजेंट है, क्योंकि इसके नाम में कन्वर्टेबल लिखा है। अब मैंने आपको बोला था जब भी कन्वर्टेबल शब्द है वो डाइल्यूटिव एजेंट है। लेकिन जब वो कार्य करने पे आया, काम जब इसने अपना स्टार्ट करा, तो बेटा इसका काम इसने उल्टा कर दिया, मतलब जो इसके इफेक्ट को कम करना था, लेकिन इसने इसके इफेक्ट को बढ़ा दिया, इसलिए इसके नाम के पहले हम एंटी लगा देते हैं, एंटी डाइल्यूटिव है। मतलब ये जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है, या इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस निकल के आई है, ये एंटी डाइल्यूटिव है। मतलब क्योंकि इसने डाइल्यूशन की जगह इसको काम करना था डाइल्यूशन का, लेकिन इसने उल्टा कर दिया,
एंटी कर दिया अपने काम से, जो इसका एक्चुअली पर्पस था, एंटी कर दिया, इसलिए ये एंटी है। तो इसको बोलता बेटा एंटी डाइल्यूटिव। इसलिए यहां पे हमने इसको कैंसिल करा, क्योंकि एंटी डाइल्यूटिव को हम कभी भी फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने की कैलकुलेशन में यूज नहीं करते। इसका लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जब आप उसको यूज कर लोगे तो वो ईपीएस को कम नहीं बढ़ा देगा। तो बेटा हमको ईपीएस को बढ़ाना नहीं घटाना है, क्योंकि डाइल्यूटेड का कंसेप्ट है कम करना, इफेक्ट को कम करना, बढ़ाना नहीं। तो जो जो चीजें ईपीएस को बढ़ा रही है हम उसको हटा देंगे। और कैसे हटाएंगे? एंटी डाइल्यूटिव का टैग दे देंगे कि भाई ये तो एंटी डाइल्यूटिव है, ये हमारे किसी काम का नहीं। मतलब जब बेचारा लेकिन बन के आया था तो वो बेचारा डाइल्यूटिव एजेंट बन के आया था, लेकिन पता चला बेटा ये तो डाइल्यूटिव एजेंट नहीं, तो एंटी डाइल्यूटिव है, सब पर्पस डाइल्यूटिव वाला नहीं है। तो ये मुझे आप लोगों को बताना था। चलिए, कैसे पता करा आपने ये चीज, लेकिन पता कैसे करी आपने कि डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव? अब ये आपको पता चल गया बेटा, ये डेफिनेशन कहीं लिखी नहीं है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं बहुत ही सिस्टमैटिक वे से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे स्टडी मटेरियल में बेटा थोड़ा सा टेक्निकल वे करे में देखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपके लिए बहुत इजी हो गया डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव क्या है, इसका पर्पस है बेटा। ये वैसे आपके एग्जाम्स में बस इतना ही है कि ये डाइल्यूटिव है, ये एंटी डाइल्यूटिव है। रियल लाइफ पर्पस में मैंने आपको बताया है ना, क्योंकि जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं अपने यूजर्स के लिए, वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए, कि वो आगे जाके यूजर उन पर चढ़ ना जाए कि भाई साहब देखो आपने इतना बताया था बेसिक ईपीएस, हमने तो सोचा यही आपकी इतनी अच्छी ईपीएस है, इसमें पैसा निवेश कर देते कंपनी में, लेकिन बाद में ये जो आपके ये जो 3 डाइल्यूटिव एजेंट है ये कन्वर्ट हो गए, आपकी ईपीएस को डाइल्यूट कर दिया, तो आपकी तो ईपीएस कम हो गई। अब ईपीएस कम हो गई तो भाई साहब हमको ऐसा लग रहा है हमारा पैसा डूब गया, आपने हमको बेवकूफ बनाया। तो ऐसा आगे जाके ना हो जाए, इसलिए ये जो अकाउंटेंट्स होते हैं बेटा, ये पहले ही वर्स्ट केस सिनेरियो पहले ही मान के चलते हैं, ये आज ही आज कन्वर्ट हो गए सारे के सारे, एक्चुअली में हो ही नहीं होते, ये मान के चल लेते हो गए। तो बेटा जब हो गए तो हम इसलिए हम यूजर वाले को बता देते हैं, देख ले भाई ज्यादा आगे हमको मत बोलिए, हमने तुम्हें पहले बता दिया, ट्रांसपेरेंट रख लिया कि आगे जो हमारी ईपीएस अभी जो आपको दिख रही है, जरूरी नहीं है ये हो, ये ख्याली पुलाव हो सकते हैं, सपने हो सकते हैं। आज मतलब आप ये ईपीएस को देख के पैसा लगा रहे हो, तो मैं आपको बता देता हूं कल हमारी ईपीएस इतनी हो सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में आपकी ईपीएस ज्यादा कितनी नीचे जा सकती है, इतनी, तो ये आप पहले उनको बता दोगे, ठीक है। ये है एंटी डाइल्यूटिव को बाहर रखोगे, क्योंकि बेटा एंटी डाइल्यूटिव हमारा पर्पस हमारा केटर नहीं कर रहा है, जिस चीज के लिए वो आया था वो एंटी डाइल्यूटिव है। तो जब आपको मैंने बताया कि ये यूजर्स को दिखाने के लिए, जब वो यूजर्स के लिए बनाई जाती है ना, एक अलग से स्टेटमेंट बनाई जाती है बेटा डाइल्यूटेड ईपीएस की, तो वहां पे बताया जाता है ये जो पर्टिकुलर है ये डाइल्यूटिव है, ये एंटी डाइल्यूटिव है। अच्छा उसमें से भी डाइल्यूटिव जो है वहां बात खत्म नहीं हुई, पहले अभी जो मैंने आपको बताया ना डाइल्यूटिव एंटी डाइल्यूटिव, फिर जब हम एंटी डाइल्यूटिव सेट करते थे ना बेटा, फिर क्या बचेंगे? डाइल्यूटिव बचेंगे। फिर डाइल्यूटिव के अंदर भी हम रैंकिंग करते हैं कि ये सबसे ज्यादा डाइल्यूटिव है, ये सबसे कम डाइल्यूटिव है, ऐसे। तो हम रैंकिंग करके यूजर्स को दिखाते हैं ताकि उसको पता चल जाए, अच्छा ये पर्टिकुलर इतने डाइल्यूट है, अगर पर्टिकुलर ये वाले लोग कन्वर्ट हो गए तो ये तो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, बहुत कम कर देंगे। अच्छा अगर ये वाले कन्वर्ट हो जाते तो इतना खास फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये लीस्ट डाइल्यूटेड है। तो ऐसा ये चीज बताने के लिए ताकि यूजर एक डिसीजन ले सके, क्योंकि बेटा रियल लाइफ में तीनों थोड़ी ना एक साथ कन्वर्ट हो जाएंगे, कि बॉन्ड्स को देख के प्रेफरेंस वाले भी हो रहे हैं, दूसरे बॉन्ड वाले भी हो रहे हैं, जरूरी नहीं है, हो सकता है 3 में से 1 कन्वर्ट हो गए इसलिए, लेकिन अकाउंटेंट्स मानेंगे तीनों के तीनों हो गए, और एक स्टेटमेंट बना देंगे, और खुद आप देख लेना कि आप अपनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लेना कि भाई साहब अगर ये वाले हो गए तो इतना हो सकता है, अगर इन वालों में से हो गए तो इतना कम हो जाएगा, लास्ट वालों में से हो गए तो इतना हो जाएगा, दोनों के कॉम्बिनेशन में हो गए तो इतना हो जाएगा। अब ये यूजर को निकालना, ये अकाउंटेंट का काम नहीं है, ये एनालिसिस का काम। अकाउंटेंट ने बस एक चीज बना के दे दी आपको, रॉ मटेरियल बना के दे दिया, अब प्रोडक्ट कैसे बनाना, उसका फाइनल रिजल्ट क्या है वो आप बनाओ। ये कंपनी का काम नहीं बेटा, कंपनी तो धंधा करने बैठी है, अकाउंट खेलना थोड़ी ना बैठी है ना, बस इतना बना के दे दिया, ये काफी है। और वो भी इसलिए बना के दिया क्योंकि आप लोगों ने पैसा उस कंपनी में लगाया, ठीक है, तो इतना तो कंपनी को देना पड़ेगा। अब इसका एनालिसिस क्या है, इसके पीछे कॉम्बिनेशन क्या है, वो आप खुद बनाओगे, ये एनालिसिस का काम है, ठीक है, क्योंकि वो पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है डाइल्यूटिव की मैंने आपको डेफिनेशन बताई, बेसिक ईपीएस से अगर आपकी जो इंटरमीडिएटरी ईपीएस है वो कम आ जाती है, जो कि होनी चाहिए, इसमें लॉजिक है बेटा, ये मैं क्या, आप खुद बताओ ना, मैंने आपको बताया ना, अगर आपको किसी के इफेक्ट को कम करना है तो आपको वो कम वाली चीज लेनी पड़ेगी, कैसे पता चला? क्योंकि वो एवरेज कम लेके जाएगा बेटा, इसमें मैं क्या बताऊं। तो ये जो इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये बेटा सारी की सारी आपकी बेसिक ईपीएस से कम होनी चाहिए, तभी तो उस पर्टिकुलर बेसिक ईपीएस के इफेक्ट को कम करेंगे। हमें एक ऐसी चीज चाहिए जो कम वाली हो, तो कैसे पता चलेगा? इससे कम होना चाहिए बेसिक ईपीएस से, तो वो डाइल्यूटिव है। लेकिन अगर बेटा बेसिक ईपीएस से ऊपर है तो वो एंटी डाइल्यूटिव है, क्योंकि फिर वो उसका पर्पस ऊपर नहीं कर रही,
उल्ट नीचे नहीं गिर रही, बढ़ा रही है, जैसे 1, बेटा ये तो कम करने की जगह बढ़ा देगी, अगर क्योंकि इसका फैक्टर बहुत ज्यादा है ना, इसकी तो ये तो बहुत ज्यादा आ गया सब्जेक्ट में आपके नंबर, अगर आप इसको इंक्लूड कर दोगे तो आपकी तो एवरेज बढ़ जाएगी। इसको तो बाहर करो बेटा, ये एंटी डायलूटिव है, इसको एंटी डायलूटिव बोल देते हैं, इसलिए मैंने लिखा है एक्सक्लूड। अगर आप ध्यान से देखिए, ये देखिए एक्सक्लूड है, ये देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एंटी डायलूटिव है और ये एक्सक्लूड है, एक्सक्लूड करते हैं ऐसी कैलकुलेशन में इसको। तो ये रहा बेटा, देखिए मैंने आपके लगे कंपेयर करा, ये है, इसको आपको कंपेयर करना है, ठीक है। आफ्टर ऑप्शन एंड कंटीजेंट शेड्स क्या बेटा, ये अभी आपको नहीं करना है। ऑप्शन स्टॉक मैंने आपको बोला था स्टॉक ऑप्शन वॉरेंट से कंटीजेंट शेयर्स भी होते हैं बेटा, ये भी ईपीएस को डाइल्यूट कर देते हैं आपके, ये भी ईपीएस को डाइल्यूट करते हैं। कंटीजेंट शेयर्स क्या है बेटा, मैं अभी आपको इस पे नहीं जा रहा, हालांकि सेक्शन बी में आपको मैं बताऊंगा, इसको वहीं के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये एक किसी भी तरीके से हमारे इफेक्ट में नहीं आने वाला, कोई भी यूज नहीं है इस कंटीजेंट शेयर्स का, ठीक है, मैं बताऊंगा। लेकिन हालांकि ये जब ये होते तो ये हमारी ईपीएस को डाइल्यूट कर देते हैं, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा बेटा, ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, जब इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। आ जाइए बेटा, ये वो स्टेटमेंट है इंडिविजुअल इफेक्ट कैलकुलेशन, ये जनरली दे दी जाती है बेटा, है ना, ये बना दी जाती है अकाउंटेंट्स के द्वारा, और इससे फिर यूजर समझता है अच्छा ऐसे है। तो बेटा हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा डायल्यूटेड ईपीएस खत्म होता है। देखिए आपके लोगों के, आपको अभी ये वाला इग्नोर करना बेटा, ये वाला सेगमेंट अभी इग्नोर करना, कॉल ऑप्शन लिख रहा है ये सारा का सारा, अरे ये बेसिक ईपीएस मत इग्नोर कर देना, जो जो हल ग्रीन वाला ना, ये देखिए ये वाला बेसिक ईपीएस को मत इग्नोर कर देना भैया, ये बेसिक ईपीएस तो यही है 0.956, लेकिन ये जो मैंने आपके लिए लिखा है ये वाला ब्लू ब्लू से जो मैंने हाईलाइट करा ना बेटा, ये ब्लू ब्लू से, इसको बस आप अभी इग्नोर कर दो, ये आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये आपके किसी काम का है नहीं, अभी अभी के लिए नहीं बेटा, लेकिन जब ट्रेजरी स्टॉक मेथड पढ़ाऊंगा तब काम का आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको बस इतना पढ़ना है, मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन मैंने आप लोगों के लिए हाईलाइट कर रखे हैं ना बेटा, ग्रीन ग्रीन, बस अभी आपको वो पढ़ना, ग्रीन पढ़ना, क्योंकि वो तो बेसिक ईपीएस है ना, वो तो पढ़ना ही है। फिर ये जो मैंने आपको पहला वाला बताया था, पहला डायल्यूटिव एजेंट, फिर ये आपको दूसरा डायल्यूटिव एजेंट, इसको बेटा सीरीज वाइज में लिखते हैं, मतलब सबसे जो मोस्ट डायल्यूटिव होता है सबसे पहले वो लिखते हैं। हालांकि इस केस में मोस्ट डायल्यूटिव कंटीजेंट है, वो क्यों था, क्योंकि वो मैं आपको ऑलरेडी ट्रेजरी स्टॉक मेथड में बताया था, ठीक है, लेकिन अभी आपको वो नहीं देखना। दूसरा जो हमारा मोस्ट डायल्यूटिव है वो आपको पता कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला, अभी आप मान के चलो यही मोस्ट डायल्यूटिव है, क्योंकि अभी मैंने आपको कंटीजेंट शेयर वाला नहीं बताया। तो अभी जो आपका है वो बेटा मोस्ट डायल्यूटिव वो कन्वर्टेबल बॉन्ड वाला है। दूसरा जो है आपका बेटा ये 2.5% वाला था, आपको पता है, अरे ये रहा ना, ये देखो पहला आपका ये 3% वाला, 3.2% वाला मोस्ट डायल्यूटिव, 0.7787 0.7935 में मोस्ट डायल्यूटिव कौन है, इन दोनों में सबसे कम कौन है, 0.787। बेटा स्टूडेंट्स को डेसिमल्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, अगर आपको थोड़ी डेसिमल्स में कंफ्यूजन होती है तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप क्या करें, एक सेकंड के लिए इग्नोर करा, ये डेसिमल आई नहीं। अब आप देखा करो इन दोनों में से 1000, मतलब इन दोनों में से 1 के करीब कौन है, वैसे आप बेटा डेसिमल हटा के छोड़ो, आप सीधा सीधा ये मान के चलो, अगर आपको डेसिमल में दिक्कत आती है तो आप क्या करो, डेसिमल अभी इग्नोर कर दो, फिर एक दूसरे को कंपेयर करो, इन दोनों में से सबसे कम कौन है, फिर देखो इन दोनों में से सबसे कम बेटा 0.7787 है। अभी एक सेकंड के लिए अगर आप डेसिमल इग्नोर करो तो इन दोनों में से क्या कम है, 77 या 79, 77 कम है, लेकिन डेसिमल से आपको कंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा ये देखा करो 1 के करीब कौन है, जो 1 के करीब है वो बहुत ज्यादा है, जो 1 से जितना दूर है वो सबसे कम है। देखो अगर आप देखोगे 1 से सबसे ज्यादा करीब बेटा ये है 0.79, मतलब जितना आपके 1 बेटा ज्यादा है ना, ज्यादा पता, ज्यादा की तरफ जो सबसे ज्यादा है वो लीस्ट होगा, कम इफेक्टिव है, कम डायल्यूटिव है, लेकिन जो 1 से जितना दूर है, मतलब बेटा ऐसी मार्क्स 80 से जो जितना दूर है 30, वो लीस्ट डायल्यूटिव होगा। देखो ये 0.7787 मैंने आपको दोनों बता दिया, आपको जहां कंफर्टेबल लग रहा है वैसे कर लेना, ठीक है। तो ये वाला सबसे ज्यादा डायल्यूटिव था, तो हमने देखो सबसे पहले ये लिखा, फिर हमने ये लिखा, बेटा आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि पहले 2.5% लिख दो फिर ये 3.2% लिख दो, ऐसे नहीं करता बेटा। मैंने आपको पहले ही बताया फाइनेंस के अंदर सीक्वेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है, फाइनेंस के अंदर बेटा सीक्वेंस बहुत मैटर करती है। इसका रीजन है प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन जब ये बनाते हैं ना तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि उसको सिक्वेंशियल फॉर्म में लिखना है, रीजन भी यूजर्स के लिए इजी हो जाए। बेटा आप कैसे भी लिख दो, लेकिन यूजर्स के लिए मेसी हो जाएगा ना, उनको खुद ढूंढना पड़ेगा यार इन दोनों में से, इन सब में से मोस्ट डायल्यूटिव कौन सा है, अबे लीस्ट डायल्यूटिव कौन सा है। अगर आप एक बेटा, अगर आप एक फॉलो कर लेते, एक ऑर्डर फॉलो कर लेते, है ना, अगर आप एक ऑर्डर फॉलो कर लेते, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, आप एक चलो छोड़ो उसको, आप एक ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं, मोटी मोटी बात सीधा, ठीक है, सीधी बात है। मैं अगर ऐसे बोलूं मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव ऐसे बोले, ठीक है, ऐसे करना आपको, मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव होना चाहिए आपका,
मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव, मतलब सीधी सीधी बात बोलूं तो असेंडिंग ऑर्डर पढ़ते थे बेटा बचपन में, जैसे वैसे फॉलो करना आपको, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटा 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 से लास्ट में सबसे बड़ा होता था ना, ऐसे लिखना है आपको, यही है वो। तो यहां पे आपने लिख दिया, ये देखो ये रहा, पहले आपको बेसिक ईपीएस लिखनी है, ये लिख दी, फिर आपको इसकी ईपीएस लिखनी है। अच्छा ये ईपीएस कम कैसे हो गई, अरे ये कैसे हो गई 0.956, अरे 0.946 कैसे आ गया, अरे इसकी ईपीएस तो सर ये थी, ये हमने क्या लिख दिया बेटा, ये डायल्यूटेड ईपीएस है, यही तो फाइनल डीपीएस है। ये क्या लिख दिया मैंने, फाइनल डेप्स। गलती से बेटा मैं कभी कभी डीपीएस बोल देता हूँ, उसको आप डिविडेंड पर शेयर में समझ लेना, वो उल्टा सीधा निकल के डायल्यूटेड डीपीएस, फाइनल डेप्स है वो, ठीक है, फाइनल डेप्स है। तो ये कैसे आया बेटा, ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बात पहले आप यहां पे पढ़ लीजिए, जो मुझे आपको बतानी है, ये देखिए, as previously stated and important to remember, if any of the securities cause the diluted EPS subtotal to increase, it must be removed from the calculation as it no longer diluted। जैसे आपको मैंने उस वाले केस के अंदर बताया, जो हमारा तीसरा प्रेफरेंस शेयर था, उसका काम था डायल्यूटिव, वो डायल्यूटिव एजेंट था, लेकिन उसकी जब इंडिविजुअल डायल्यूटेड ईपीएस, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट करके बताऊंगा, इस लाइन का आपको मतलब नहीं बता रहा हूं, और जो उसका इंडिविजुअल डायल्यूटेड ईपीएस निकल के आया, या सीधी सीधी बात बोले, उसका जो इंटरमीडिएट डायल्यूटेड ईपीएस निकल के आया, वो बेसिक ईपीएस से भी ज्यादा आ गया, तो उसको हम एंटी डायल्यूटिव बोलेंगे और उसको कैलकुलेशन से बाहर रखेंगे, क्योंकि वो आपकी एवरेज कम नहीं ज्यादा कर देगा, ठीक है। कैरिंग आउट दिस स्टेप इन द करेक्ट सीक्वेंस, देखिए मैंने लिखा ना, करेक्ट सीक्वेंस में लिखना है, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मोस्ट डायल्यूटिव टू लीस्ट डायल्यूटिव में लिखा है, मतलब सबसे पहले जो आपको लिखना है वो मोस्ट डायल्यूटिव निकालनी है, मतलब जो फाइनल डायल्यूटेड ईपीएस निकलेगी वो मोस्ट डायल्यूटिव की निकलेगी, लास्ट में सबसे लीस्ट डायल्यूटिव की निकलेगी, ये बात ध्यान रखनी है। शायद आपके स्टडी मटेरियल में ये चीज गिवन नहीं होगी, लेकिन ये लास्ट स्टेप था आपका फाइनल डीपीएस निकालने का, जो कि आपको मैंने बता दिया और आपके लिए जरूरी भी है। अब यही एक रीजन होता है बेटा कि आपके सीएमए यूएसए एग्जाम्स के अंदर ये टेस्ट नहीं होता डायल्यूटेड डीपीएस का कंसेप्ट, समझ गए आप, क्योंकि इसकी आपने देख लिया बेटा, जो सीरीज ऑफ स्टेप्स चल रहा है वो बहुत ज्यादा है, और आपके सीएमए यूएसए के अंदर इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास कि आप एक डायल्यूटेड ईपीएस, फाइनल डायल्यूटेड ईपीएस निकालने बैठ जाए। इसलिए एग्जामिनर का बेटा मन बहुत होता है पूछने का, क्योंकि इसके अंदर आप देख ही पा रहे हैं चीजें बहुत है पूछने लायक, लेकिन वो चाह के भी पूछ नहीं पा रहा, टाइम इज द कंस्ट्रेंट। हाँ लेकिन वो एक इंटरमीडिएटली डायल्यूटेड ईपीएस तक आपसे वो पूछ सकता है, जिसके लिए आप हमेशा रेडी रहिएगा। ऐसे में भी बहुत कम चांसेस है बेटा, ऐसे का मतलब ये नहीं कि वो अगर बहुत ज्यादा चीजें पूछ पा रहा है, लिख के पूछ पा रहा है, तो वो आपसे पूछेगा, बेटा टाइम एक कंस्ट्रेंट वहां भी है, ठीक है, तो इतना बड़ा भी आप लोगों से नहीं पूछता, लेकिन आपको इसके बेटा ऑल द टाइम रेडी तो रहना ही है, क्योंकि पेपर क्लियर हो जाएगा, लेकिन रियल लाइफ में जाओगे, इंडस्ट्री में जाओगे, वहां तो डायल्यूटेड डीपीएस है ना बेटा, और वहां पे इतना नहीं, इससे और ज्यादा है, आपके पेपर की कंसेप्ट, आपका जो करिकुलम है उसके अंदर सिर्फ इतना ही था, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इतना ही रख दिया, ठीक है। बस फाइनल डीपीएस मैंने आप लोगों को निकालना सिखाई है। यहां पे बेटा जो हमारा इफ कन्वर्टेड मेथड है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारा डायल्यूटेड ईपीएस रहता है बेटा, वो रहता है ट्रेजरी स्टॉक मेथड का, मतलब स्टॉक ऑप्शंस या वारंट जब होंगे, हालांकि वारंट्स आपके सिलेबस में नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस है, ऑप्शन मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो वाले हैं। तो कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन है, वो हम देख लेंगे, ठीक है। हालांकि ये वाला जो कंसेप्ट है, मुझे सेक्शन बी के अंदर एक कंसेप्ट है डेरिवेटिव, वहां पे मुझे आपको पढ़ाना है, प्रोटेक्टिव कॉल, प्रोटेक्टिव पुट करके भी है, तो वहां पे हम देख लेंगे। तो इसके बाद जो हम बताएंगे बेटा, वो ट्रेजरी स्टॉक मेथड बताऊंगा, फिर से लास्ट में इस एग्जांपल में फिर आऊंगा, ताकि मैं आपको एक कॉन्ट्रास्ट बता सकूं कि ये क्यों सबसे मोस्ट डायल्यूटिव था। अभी तो क्योंकि मैंने आपको ये बताया नहीं, इसलिए अभी क्योंकि हम इफ कन्वर्टेड मेथड पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए हमारे लिए मोस्ट डायल्यूटिव बेटा यही है, ये वाला, फिर ये है, लेकिन अभी हमने ये नहीं पढ़ा, एक्चुअली ये इन दोनों में भी था, लेकिन ये ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर मुझे पढ़ना है, ट्रेजरी स्टॉक मेथड के अंदर पढ़ाऊंगा, तो वहां पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब बात वो तो चलो चलेगी, वो तो आपको समझ आ ही जाएगा, जैसे जैसे हम करेंगे कि वो कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी पर्पस ये है कि ये डायल्यूटेड ईपीएस अब निकालते कैसे। आपने इंटरमीडिएट डायल्यूटेड ईपीएस निकाल लिया, वो हमने बहुत टाइम लगा के उस चीज को सीखा, क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी था सीखना, है ना। अब ये कैसे निकालते हैं, इसके लिए ये वाला जो मैंने टेबल बना रखा बेटा, मैं यही दोबारा यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि मैं ये इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी ये जो कॉल ऑप्शन वाला गेम है बेटा, है ना, ये जो कॉल ऑप्शन वाला गेम है, ये अभी आपको नहीं पता, अगर मैं इसके साथ रह के समझाऊंगा ना, शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए ये मैं बिल्कुल अलग से नया बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, मैं इस टेबल का नाम ये जो यहाँ पे लिख रहा हूँ, कॉम्प्यूटेशन, कॉम्प्यूटेशन स्टेटमेंट समझ लीजिए, इसको शीट समझ लीजिए, जो भी है, कॉम्प्यूटेशन ऑफ
डायल्यूटेड ईपीएस। देखिए ये जो आपको अपने सीएमए यूएसए के तो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है ये जो, लेकिन समझने के लिए रेलेवेंट है, समझने के लिए। सीएमए यूएसए के लिए रेलेवेंट क्यों नहीं है ये मैं बता देता हूँ। मतलब टॉपिक रेलेवेंट है लेकिन ये स्टेटमेंट बनाना रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू आएगा ना, तो आपको बनाने की जरूरत तो है नहीं। दूसरा, ऐसे में भी इतना लंबा चौड़ा आपको कोई स्टेटमेंट तो बनानी है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, कंसेप्ट फंडा समझने के लिए। कॉम्प्यूटेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस है, ठीक है। आ जाइए, यहाँ पे मैं तीन कॉलम बना लेता हूँ। पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स का, ठीक है। पर्टिकुलर्स का कॉलम बन गया यहाँ पे, ये लिए। फिर हम यहाँ पे लिखते हैं इनकम, आईएसी की बात कर लेते हैं। चलिए हाँ, चलिए इनकम की बात ही कर लेता हूँ। इनकम की बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ न्यूमरेटर। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पे भी डाल रखा था ये, ठीक है, आप लोगों को बताने के लिए। ये बेटा इनकम न्यूमरेटर होती है, डिनोमिनेटर हमारा नंबर ऑफ शेयर्स होता है ना, ये आप लोगों को पता ही है। बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो आईएसी अपॉन वेंस को होता है ना, इनकम अपॉन नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, कॉमन शेयर होल्डर्स। चलिए, तो फिर अब ये हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। वैसे नंबर ऑफ शेयर होल्डर जब भी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कॉमन शेयर होल्डर्स, ठीक है, मतलब जो असली मालिक है, कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ये अपना हो गया डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर अमाउंट होता है, ओके। एंड दिस इज डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। अब हम ऐसे निकालते रहेंगे, कंप्यूट करते रहेंगे। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहला स्टेप तो यही था कि भैया बेसिक ईपीएस लिखा के रख देंगे। ये रही बेसिक, बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस कैसे निकालेंगे? बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो आप लोगों को पता है ना। बेसिक ईपीएस का जो फॉर्मूला है वो होता है आईएसी अपॉन वेंसो, ये इसका फॉर्मूला होता है ना। इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स, बेटा नेट इनकम और इनकम अवेलेबल टू कॉमन स्टॉक होल्डर में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि नेट इनकम इज बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड एंड आईएसी इज नेट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, है ना, समझ रहे हो आप। नेट इनकम में से जब आप प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते हो तो आईएसी निकल के आता है। ये सब लॉजिक हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, आप मेरी बेसिक ईपीएस वाली क्लास देख लीजिए, ठीक है। अगर आप इस क्लास में पहले आ गए तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगा कि आप इस क्लास को नहीं देखिए, क्योंकि आपको कुछ समझ में वैसे भी नहीं आने वाला, ठीक है। वैंस को इसके लिए निकालने के मैंने आपको दो मेथड्स बता रखे हैं ना, दोनों मेथड से सेम आंसर निकल के आएगा। मैंने अपनी क्लास के अंदर आपको बेटा दो मेथड्स निकाल के बताए, आपके स्टडी मटेरियल में शायद एक ही तरीके से निकाल के बताया होगा, वो फैक्टर ऑफ द ईयर वाला मेथड है ना, उसमें आपने देखा होगा वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बताया। एक और मेथड से मैंने आपको निकाल के बताया वैंस को कैसे निकाल सकते हो। तो दोनों में से जहां आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कर सकते हैं, लेकिन इन डिटेल हमने चर्चा इस पे करी थी, लेकिन आंसर सेम आएगा। अगर आंसर सेम नहीं आ रहा तो फिर आपकी कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ी है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था। अब देखते बेटा, अच्छा आईएसी कितना दे रखा बेटा, ये दे रखो, ये दे रखा, मतलब बेसिक, मतलब अभी कंपनी के पास जो अभी इनकम है, मतलब कंपनी के पास अभी जो आईएसी है, मतलब अभी कंपनी के पास जो पैसा पड़ा है अपने मालिकों को बांटने के लिए, वो कितना है? $3,20,000, $3,20,000 अभी कंपनी के पास है। तो यहां हम लिख लेते हैं, ठीक है। नेट इनकम कितनी है अभी? 3 लाख, इसको मैं बेटा ग्रीन से लिख लेता हूँ। $3,20,000 अभी कंपनी के पास इनकम है। ये तो खाना है, ये तो खाना है बेटा, ये तो खाना है। लेकिन इस खाने वाले, ये तो खाना है, लेकिन इस खाने के लिए लोग कितने हैं? ये $3,20,000 तो खाना है, प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट को खाने आए, लेकिन प्रॉफिट को जो खाने आए वो कितने हैं? मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर, वही तो खाते हैं। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर कौन? कॉमन स्टॉक होल्डर। तो वो कितने हैं वो भी देख लेते हैं भैया। वो है हमारे 3,34,865, 3,34,865 है, ये लो 3,34,865, ये है हमारे एक्चुअली में नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर, ओरिजिनल कॉमन स्टॉक होल्डर। मैंने शब्द यूज करा गया है यहाँ पे, ओरिजिनल स्टॉक होल्डर। ये वो है जो बेटा पैदा भी कॉमन स्टॉक बन के हुए हैं और एक्चुअली में मरेंगे भी शायद कॉमन स्टॉक होल्डर बन के। अरे मतलब कुछ ऐसे भी, मतलब ये वो लोग हैं जो जेन्युइनली कंपनी का, जिन्होंने एक्चुअली पैसे देके कॉमन स्टॉक खरीदे हैं। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस, स्टॉक ऑप्शन वारंट्स, एम्प्लॉय की तरह इनको ऐसे नहीं मिल गया कॉमन स्टॉक। अरे जैसे मैंने आपको बताया था ना, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है, वो तो पहले बॉन्ड थे, लेकिन उनके पास राइट था कॉमन स्टॉक कन्वर्ट होने का, तब जाके वो कॉमन स्टॉक में बने ना। लेकिन पहले तो वो कॉमन बॉन्ड्स थे ना, उनका इतिहास, उनका जो पास था वो कुछ और था, वो शुरू से एब इनिशियो फ्रॉम द बिगिनिंग नहीं थे कॉमन, वो कॉमन स्टॉक, वो तो पहले बॉन्ड या प्रेफरेंस थे। उनके पास एक राइट था, उसको उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, यूज कर लिया, तो वो कॉमन स्टॉक बन गए। लेकिन ये जो आप देख रहे हो, ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में शुरू से ही कॉमन स्टॉक थे। मतलब उन्होंने जनरली कंपनी का मार्केट से शेयर खरीदा, या कंपनी ने जब अपना आईपीओ निकाला, एफपीओ निकाला, पैसे देके सच में शेयर खरीदा, तब जाके वो कॉमन स्टॉक बने। वो एक्चुअली में ये वाले, ठीक है, इनका लीगल फॉर्म शुरू से ऐसा ही था।
लेकिन तो अभी तो हमारी मतलब जो बेसिक ईपीएस निकल के आई है कि देखो भाई साहब दुनिया भर के खर्चे वर्चे डिविडेंड वगैरह प्रेफरेंस देके जो अब प्रॉफिट बचा वो $3,20,000 है। और एक्चुअली जो खाने वाले हैं इस प्रॉफिट को, मतलब ये पैसा किसका है, असली मालिकों का, कितने हैं, 3,34,865, 3,34,865। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 3,20,000 डिवाइड बाय 3,34,865। तो ये आ जाएगा बेटा 0.9556। ठीक है, ये है हमारा डायल्यूटेड ईपीएस। आप अपने कैलकुलेटर को 6 डिजिट्स तक प्रोग्राम करके रखिए, ठीक है, फिर भी ओके। अगर नॉर्मल कैलकुलेटर यूज करना है तो बेटा वहां पर आपको कोई टेंशन नहीं है, वो तो जितनी बड़ी स्क्रीन है वहां तक वो आपको आंसर निकाल के दे। चलिए, अभी तक हमने जहां तक पढ़ा बेटा वो यहां तक पढ़ा, मतलब बेसिक ईपीएस की बात कर रहा हूं, बेसिक ईपीएस पर्सपेक्टिव से। लेकिन अब आ जाती है क्योंकि यहां पे हेडिंग आप देख सकते हो, कॉम्प्यूटेशन ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। अब बेटा कॉम्प्यूटेशन कर लेते हैं। अभी तक अभी तक आप एक कमरे के अंदर गए, उस कमरे में एक टेबल पड़ी थी, उस टेबल पे एक प्रॉफिट रखा है खाने के लिए, एक डेजर्ट है ना, खाना डिश, वो डिश यहाँ पे प्रॉफिट है, ये $3,20,000। और जो टेबल पे लोग बैठे हैं वो 3,34,865 वो उसको खाने बैठे हैं। तो एक बंदे के प्लेट में जो आएगा शेयर वो 0.956 का है। बात अभी इतनी ही थी, लेकिन कंपनी के पास कुछ लोग आ गए, एक ऐसी घटना हुई, एक ऐसा इवेंट हुआ, कैसा, 3.2 कंपनी के पास, इस कंपनी के पास बताओ कुछ कन्वर्टेबल बॉन्ड्स थे, ये थे 3.2% कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब मैंने आपको इसकी सारी उस पर नहीं जाना इन डिटेल में क्योंकि वो हम वहां पे डिस्कस कर चुके। जब 3.2% कंपनी का कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, ये कभी बॉन्ड थे, लेकिन अकाउंटेंट से मान लेंगे ये जो बॉन्ड है ये आज के आज ही बेटा कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बेटा अगर ये आज के आज कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए तो नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक तो मार्केट में बढ़ जाएंगे। अरे अभी जो मार्केट में ओरिजिनल कॉमन स्टॉक घूम रहे हैं वो 3,34,865 घूम रहे हैं, लेकिन अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड वाले भी कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो गए तो क्या नंबर ऑफ द कॉमन स्टॉक मार्केट के अंदर बढ़ नहीं जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कितने से बढ़ जाएंगे, वो इतने से बढ़ेंगे जितने कंपनी ने इनको बॉन्ड लेके इनको कॉमन स्टॉक दिया। वो स्वैप रेशियो पे डिपेंड करता है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अब वो कितना है वो देखो, मैंने आप लोगों को यहाँ पे सब लिखा हुआ है। ये देखो 12,000 था ना, ये आपको देखो, आपको याद होगा जब हमने बात करी थी, ये देखो 12,000 था, है ना। तो ये सब वही बात है। तो कितने हो गए, तो अब जब ये बेटा कन्वर्ट हो जाएंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे लिखना बेटा, ऐसे ही लिखना, ठीक है, जैसे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ये ऐसे, ये हो गया 12,000 से इंक्रीज हो गए, ये 12,000 से इंक्रीज होगा नहीं होगा, हो जाएगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, खाने वाले तो 3,34,865 थे, अब खाने वाले और आ गए बेटा, खाने वाले और आ गए ना, कि जब बॉन्ड वाले कन्वर्ट हो जाएंगे तो 12,000 लोग और आ गए, लेकिन 12,000 और तो आ जाएंगे, लेकिन खाना तो लिमिटेड, ये 3,20,000 वो तो एज इट इज का एज इट इज है। तो क्या आप मुझे बात बताओ, ये जो एग्जिस्टिंग वाले हैं इनको अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा इन 12,000 को खिलाने के लिए, करना पड़ेगा। क्या ये करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये क्यों करे, अरे क्यों करे भाई, तू नया बंदा है तो तू अपना खुद कुछ एक्स्ट्रा लेके आना अपने साथ। ऐसा थोड़ी ना तू खाली याद आ जाएगा हम तेरे से अपना शेयर सेक्रीफाइस करेंगे, बेटा कोई नहीं करता ये, वैसे भी आपको पता कॉम्पिटिटिव होना होगा, तो ये तो करेंगे नहीं। तो क्या है, इन 12,000 जब ये आएंगे ये अपने साथ कुछ लेके आएंगे, ये क्या लेके आएंगे, ये वही लेके आएंगे जो इनको पास्ट में मिला था, क्या, इंटरेस्ट। पहले बेटा ये जो थे 3.2% ये तो थे कौन, बॉन्ड थे, बॉन्ड थे तो इनको ब्याज मिला होगा। लेकिन अब जब ये मालिक में कन्वर्ट हो गए, 12,000 मालिक मिल गए, 12,000 मालिक हो गए, तो इनसे कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट वापस ले लेगी। इंटरेस्ट वापस ले लेगी तो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देगी। तो देखो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देंगे तो वो कितना था, इनसे कितना लेना था बेटा, कितना ले लिया था कंपनी ने, ये देखो 9,334। ये कैलकुलेशन सारी मैंने आपको सिखा रखी थी, ये आफ्टर टैक्स थी, आपको याद होगा कैसे निकाला था। आफ्टर टैक्स शील्ड मैंने आपको समझाया था, टैक्स शील्ड का कंसेप्ट था ना इसके अंदर, वैसी ही है। तो देखो बेटा, नो डाउट ये कन्वर्ट हो गए तो मालिक बढ़ गए, लेकिन बेटा ये मालिक साथ में अपने 9,344 भी तो एक्स्ट्रा लेके आए हैं। अरे कंपनी जब इन लोगों से, बॉन्ड वालों से इनका इंटरेस्ट वापस लेगी तो कहां रखेगी, अपने पास रखेगी, नहीं प्रॉफिट में दोबारा एडबैक कर देगी। तो जब प्रॉफिट में एडबैक कर देगी तो प्रॉफिट इंक्रीज नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो 9,344 से इंक्रीज हो गया। तो बेटा यहाँ पे अब हम कॉलम बनाएंगे, यहाँ पे अब हम कॉलम बनाएंगे, ये देखो सब टोटल का, ये हो गया बेटा सब टोटल। सब टोटल कितना है ये देख लीजिए, सब टोटल जो हमारा बनने वाला है वो है 3,20,000 प्लस 9,344। तो ये हो गया हमारा बेटा 3,29,344। ये अभी हमारा अभी हमारा प्रॉफिट बढ़ गया। देखो पहले हमारा जो प्रॉफिट था 3,20,000 था, लेकिन जैसे ही ये कन्वर्टेबल वाले अगर कन्वर्ट हो जाता है कॉमन स्टॉक के अंदर तो हमारा प्रॉफिट
9344 से इंक्रीज हो गया। सिर्फ प्रॉफिट ही इंक्रीज नहीं हुआ बेटा, आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी इंक्रीज होंगे। बट ऑब्वियसली ये तो सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा लोग आ गए ना। अरे जब ये कुछ लोग कन्वर्ट होकर आ जाएंगे बेटा, ये जो है अपने कॉमन बॉन्ड वाले, सॉरी बॉन्ड वाले, जब ये कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो मालिक तो इंक्रीज हो गए, नए मालिक आ गए ना। और तो 12,000 से इंक्रीज हो गए तो कितने हो गए ये भी देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, चलिए तो वैसे ही लिख लेते हैं, ये तो हो गया 568,634, 3,34,865 का आ गया। अब हमारी जो रिवाइज्ड ईपीएस होगी वो कितनी होगी बेटा? इसको रिवाइज्ड ईपीएस नहीं बोलते, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया, इसका नाम है डाइल्यूटेड ईपीएस। अभी डाइल्यूटेड ईपीएस क्यों है ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, इसको डिवाइड करो, पहले ईपीएस निकालो। अब इतना खाना है ना, अरे मालिक लोग अब इतने हैं, अब इन मालिकों के लिए खाना कितना है? इतना है। तो देखो कितना, 3,29,344 डिवाइड बाय 346,865, जो कि आ जाता है बेटा हमारा 0.9495। आप खुद देख पा रहे होंगे बेटा, एवरेज नीचे चली गई है। जब हमारी बेसिक ईपीएस थी कितनी थी? 0.9, हमारी जो बेसिक ईपीएस थी वो 0.956 थी। यहां पे देखिए हमारी अब ईपीएस कितनी आ रखी है? 0.9495। क्या हमारी ईपीएस कम नहीं हो गई? कम हो गई, मतलब कम को बेटा हम अपनी अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं डाइल्यूशन हो जाना, डाइल्यूट हो गई आपकी ईपीएस। बस ये कंसेप्ट समझाने के लिए इतना बड़े सीरीज ऑफ स्टेप समझाना पड़ा। अब समझ में आया डाइल्यूट क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये डाइल्यूट हो गया ना, ईपीएस कम हो गई यहाँ पे हमारी, डाइल्यूट हो गई, इफेक्ट कम हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि आपने कुछ डाइल्यूटिव एजेंट्स डाल दिए, जैसे पानी डाला, उस पानी ने इस एसिड का इफेक्ट कम कर दिया। सेम कंसेप्ट है जैसे बेटा हम अपने साइंस में देखते हैं, वो ही सेम डिट्टो कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है, सेम कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, आ जाते बेटा। अभी तो एक डाइल्यूटिव एजेंट डाला, अभी आपका मन नहीं भरा, आपने अभी दूसरा डाइल्यूटिव एजेंट भी डाला। वो दूसरा डाइल्यूटिव एजेंट क्या है बेटा, वो देख लेते हैं। ये देखिए, हमने फिर एक दूसरा डाइल्यूटिव एजेंट डाला था 2.5%। आपको याद होगा, मैंने आपको तीन, जो ये एग्जांपल दिया था इसमें मैंने आपको तीन डाइल्यूटिव एजेंट दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। तीसरा क्यों नहीं हमने यूज करा बेटा? तीसरा क्यों हमने कैलकुलेशन से बाहर कर दिया? क्योंकि जब हमने उस तीसरे डाइल्यूटिव एजेंट की इंटरमीडिएटरी डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से कंपेयर करी, तो हमने ये पाया कि उसकी जो इंटरमीडिएटरी डाइल्यूटेड ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से ज्यादा है। तो बेटा ज्यादा वाले चीज को अगर आप एवरेज में इंक्लूड कर दोगे तो क्या वो एवरेज घटाएगा या बढ़ा देगा? बढ़ा देगा। तो हमको बढ़ानी नहीं, घटानी है, तो इसलिए उसको कैलकुलेशन से बाहर कर दिया। अबे तेरा काम था डाइल्यूशन करना, तू डाइल्यूशन की जगह और ज्यादा बढ़ा। तो भाई साहब ये किसी काम का नहीं, ये एंटी है, इसलिए हम इसको एंटी का धब्बा लगा के बाहर कर देंगे। तो जो बचा वो ये पहले दूसरे बचे, क्योंकि इन दोनों की जो डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, इनकी जो इंटरमीडिएट डाइल्यूटिव ईपीएस है वो बेसिक ईपीएस से कम है। तो बेटा कम है तो ये सही है, क्योंकि कम वाली चीजों को अगर हम अपनी एवरेज में इंक्लूड करेंगे तो वो उसकी एवरेज नीचे ले जाएगा। तो ये बेस्ट है, तो बेस्ट कैंडिडेट्स हैं ये दोनों के दोनों। तो इन दोनों को चूज कर लिया हमने। तो अभी पहला तो हमने ले लिया, लेकिन अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने पहला ये 3.2% वाला ही क्यों लिखा? बात ये है कि सर आप ये बताओ, आपने 3.2% क्यों देखा? हमारा मन तो ये कर रहा था पहले 2.5% वाला लिख देते आप। यही तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं एक्चुअली। बेटा ये जो आप टेबल बनाते हो, स्टेटमेंट बनाते हो, नो डाउट ये आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाना जरूरी नहीं है इसको, हालांकि बनाई जाती है। जब आप इनकम स्टेटमेंट कभी देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, वहां पे एक सबसे लास्ट में जब ये लोग बनाते हैं इसको ईपीएस लिख के और डाइल्यूटेड ईपीएस करके भी बनाते हैं। हालांकि मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देता हूं, क्योंकि हम सीए में यूएस से पढ़ रहे हैं, तो यूएस गैप ने एक पॉइंट बोला हुआ है कि कंपनी के पास एक ऑप्शन है, कि वो डाइल्यूटेड ईपीएस अलोंग विद डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस उसको नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दिखा सकते हैं। कंपनी के पास ये एक ऑप्शन है, हालांकि ऑप्शन है, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाओ, वहां दिखा दो। अदर कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट जब आप बनाते हो वहां भी दिखा सकते हैं। अब ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है ये कैसे है। खैर ये अभी मैं आपको थोड़ी देर में पढ़ाऊंगा, ये लॉस और डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये क्या होता है। हालांकि ये हमारा पार्ट 1 का कंसेप्ट है, मैंने इस पे पूरी एक डिटेल क्लास लगा रखी है कि क्या होता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। आप जाके यूट्यूब पे जाके वो क्लास देख सकते हैं। सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लेवल पे आपके अभी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन नहीं है, लेकिन आपके अगर पेपर में आ गए तो आपको समझना चाहिए। बेटा मैं आपको ये बता दूं, कैलकुलेशन है लेकिन ये आपके सिलेबस में, अगर आपके सिलेबस में कैलकुलेशन आ जाएगा, आपको निकालना आना चाहिए, इसको डील करना आना चाहिए। ठीक है, और अदर 4 अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आपको पता चल जाएंगी पार्ट 2 के सेक्शन बी के अंदर। ठीक है, तो समझना तो पड़ेगा बेटा। अभी मैं थोड़ी देर में फिर आऊंगा कि मैंने क्यों ये 3.2% वाला लिखा। अभी मैं आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ी देर रुक जाइए,
अभी मुझे ये जो अपना सेकंड डाइल्यूटिव एजेंट है, अब इसको लिखने दीजिए। जब ये खत्म हो जाएगा तो आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा कि मैंने क्यों ये पहले लिखा 3.2% वाला, 2.5% क्यों नहीं लिखा। ऐसा भी तो आप बोल सकते हो सर, हो सकता है आप एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हो, आपने सबसे पहला एग्जांपल 3.2% का दिया इसलिए लिख दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो चांस की बात है, ये तो चांस की बात है। जो सबसे पहला डाइल्यूटिव एजेंट है वही मैंने पहले लिख दिया, जरूरी नहीं है। हो सकता है बेटा जो सबसे लास्ट में लिखा हो वो सबसे पहले लिखना पड़े, इसके लिए कुछ रूल है, वो रूल मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आइए, रूल है बेटा इसका, ऐसा नहीं है। ये तो चांस की बात है कि जो मैंने सबसे पहले लिखा था वो इस रूल के हिसाब से फिट बैठ गया, ठीक है। अभी बताऊंगा वो रूल क्या है, वैसे मैं आप लोगों को बता चुका हूं, फिर भी सेकंड डाइल्यूटिव एजेंट जो हमारा है वो ये है 2.5% वाला कन्वर्टेबल। ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड था, आप लोगों को पता है हमने दो कन्वर्टेबल बॉन्ड के बारे में डिस्कस करा था, ये भी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। अच्छा बेटा ये 2.5% कन्वर्टेबल बॉन्ड थे, ये भी कन्वर्ट हो गए। अब जब ये कन्वर्ट हो गए इनको कितने शेयर मिलेंगे, इनको कंपनी ने कितने शेयर दिए थे, आई थिंक 6900 था बेटा, 6900, हाँ देखो 6900 था, ये रहा 6900। तो इनको 6900 कंपनी ने शेयर्स दे दिए, ठीक है। जब ये कन्वर्ट हो जाएंगे तो बेटा इनको 6900 शेयर्स दे दिए जाएंगे, ठीक है। ये 6900 इनको शेयर्स मिल गए। तो पहले तो ये बॉन्ड्स थे, पहले तो ये बॉन्ड्स थे, है ना, आप लोगों को पता है ये पहले तो बॉन्ड्स थे। लेकिन इन्होंने बोला कि अब हमें बॉन्ड्स है ना, हमें भी कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। तो बेटा कंपनी ने इनके बॉन्ड्स लेके स्वैप रेशियो, एज पर स्वैप रेशियो जो भी इनके साथ थी, इनको 6900 शेयर्स दे दिए। तो क्या ये बॉन्ड होल्डर है, कॉमन स्टॉक होल्डर है, कॉमन स्टॉक होल्डर है। तो क्या नए लोगों का, नए मालिकों का डेब्यू नहीं हो गया मार्केट के अंदर, हो गया बेटा। अरे नए मालिक और आ गए ना 6900। सोचो आपने कंपनी के 6900 शेयर खरीद लिए, तो मार्केट में नंबर ऑफ शेयर मार्केट में बढ़ नहीं जाएंगे 6900 से, बढ़ जाएंगे बेटा, मालिक लोग बढ़ गए ना, क्योंकि मार्केट में और नए 6900 आ गए। सोचो आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ थी बेटा वो 50 थी, 4 बच्चों का नया एडमिशन हो गया, तो अब कितनी है 54, वो 4 बंदे नए आ गए ना। तो ऐसे पहले जो अभी मार्केट में कम, अभी अभी जो बेटा मार्केट में नंबर ऑफ मार्केट में मालिक घूम रहे हैं वो कितने घूम रहे हैं, 3,46,865 घूम रहे हैं। लेकिन 6900 मालिक और आ गए, नए मालिक और आ गए। तो बेटा अब कितने हो गए, कितने हो गए मुझे बताओ कितने हो गए। तो एक सब टोटल का आपको कॉलम और बनाना पड़ेगा, सब टोटल का कॉलम और बनाना पड़ेगा। ये देखिए ये एक और सब टोटल का कॉलम बनेगा। अच्छा ये सब टोटल का ये जो कॉलम है बेटा, ये जो हम सब टोटल का कॉलम बना रहे हैं, ये आपको हर एक डाइल्यूटिव एजेंट के बाद बनाना है, क्योंकि हमको इस ये लॉजिक है इससे, ताकि यूजर को ये पता चलता रहे कि देखो ये वाले डाइल्यूटिव एजेंट के बाद अभी मार्केट में इतने फैल गए थे। अच्छा जब फिर ये आया तो फिर अभी इतने फैल गए। अगर बेटा आप एक साथ इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ ऐड करके रख दोगे, तो आप मुझे बात बताओ इस पे एज ए यूजर कोई दिक्कत नहीं आ जाएगी। देखिए यही फर्क है मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी के अंदर। अकाउंटेंसी कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स ही है। अरे ये हम क्या है, अकाउंटेंसी कुछ भी नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स है। अगर दुनिया में अकाउंटेंसी नहीं भी होती ना, हम मैथमेटिक्स के थ्रू आंसर सारी चीजें निकाल लेते बेटा। नेट प्रॉफिट ही निकालना है ना, वो मैथमेटिक्स भी निकाल लेता है। क्या है आपको चीजें तो प्लस माइनस करके निकालना, ये खर्चे लिखो प्लस माइनस, बस आज से निकाल ली। ये तो मैथमेटिक्स भी कर सकता है बेटा। अकाउंट्स एक अलग चीज है। अकाउंट्स अगर आप मैथमेटिक्स में प्रेजेंटेशन भी डाल दोगे ना, ऑर्गेनाइज डाल दोगे ना, तो वो अकाउंट्स बोल दिया जाएगा, फिर उसको मैथ्स नहीं बोला जाता। क्या है बेटा ये जमा घटा, ये हम क्या करते हैं, ये पीएनएल अकाउंट जो आप बना रहे हो क्या ये प्लस माइनस ही तो है। क्रेडिट साइड क्या है, ये प्लस है, इनकम साइड एक्सपेंस साइड क्या है, माइनस है। प्लस को माइनस करके एक नेट अमाउंट ही तो निकाल रहे हो। क्या मैथमेटिक्स नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है। लेकिन आप ऐसे नहीं निकालते ना, आप बोलते हो नहीं इसको यहां रखो, ऐसा रखो, ऐसा निकालो। ऐसे ही बेटा हम इसको मैथमेटिक्स से अगर करेंगे तो हम सारा आंसर एक साथ टोटल करके चीजें बता देंगे, फाइनल डीपीएस निकाल देंगे, डाइल्यूटेड डीपीएस। लेकिन यही फर्क है मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी में। मैथमेटिक्स का काम होता है फाइनल आंसर निकालना, बस निकाल दिया हमने आंसर निकालना। अकाउंटेंसी का काम है फाइनल आंसर निकालने से पहले जो स्टेप्स थे हमको वो भी दिखाने, ताकि यूजर ये समझ सके अच्छा ये जो पर्टिकुलर ये वाला डाइल्यूटिव एजेंट था, पर्टिकुलर ये वाला जो डाइल्यूटिव एजेंट है ना, इसके बाद अभी मालिक में अभी मार्केट में इतने माल अभी 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 इसके बाद इतना प्रॉफिट हो गया। अच्छा ये वाले जो मालिक थे जब भी कन्वर्ट हो गया है तो मार्केट में अब इतने मालिक आ गए। ओ अच्छा फिर ये जब आए तो 6900 और आ गए, तो अब मार्केट में इतने आ गए। तो बेटा ऐसे पता चलेगा ना आपको, हर एक स्टेप में ये पता चलेगा अच्छा अभी मार्केट मतलब ये ऐसा बोल सकते हैं अपडेट मिल रही है आपको। हर एक डाइल्यूटिव एजेंट के बाद आपको अपडेट मिलती जा रही है कि अभी मार्केट में कंपनी के कितने मालिक लोग घूम रहे हैं। इसलिए बार बार सब टोटल का कॉलम बनाया जा रहा है, बार बार सब टोटल का कॉलम बनाया जा रहा है। अब पता चला, ताकि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये पता चलता रहे कि हाँ कि अभी अप टू डेट चल रहे हैं वो। अच्छा अभी इतने आ गए मार्केट में, ओ अच्छा और भी कन्वर्ट हो गए, अच्छा फिर कितने हो गए, अच्छा और आ गए, अच्छा इतने हो गए। अब बेटा मैं सीधा ये भी लिख सकता था, ये
इसको और इसको सीधा फाइनल आंसर ऐड करके ये भी लिख सकता था, लेकिन क्या आपको ये पता चलता हर एक डाइल्यूटिव एजेंट के बाद कितने हैं? नहीं पता चलता। तो मैं आपको यही बता रहा हूं, एक अकाउंटेंट और एक मैथमेटिशियन में फर्क है। आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो, इसलिए अकाउंट्स में बेटा मार्क्स मिलना मुश्किल है। एक जो प्योर अकाउंटिंग माइंडसेट रखता है बेटा वही लेके आएगा। आपने फाइनल आंसर निकाल दिया लेकिन आपको मार्क्स नहीं मिले, इसका रीजन यही है क्योंकि आपके पास अभी अकाउंटिंग माइंडसेट नहीं है, आपको भी वो सीखने की जरूरत है। आप चीजों को बीच में स्किप करके सीधा फाइनल आंसर पे उतर रहे हो। आप बोलोगे सर क्या फर्क पड़ता है, आंसर तो निकाल लिया ना। ऐसे नहीं होता ना बेटा, अगर ऐसे ही होता तो फिर तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको किसी तरह आंसर ही निकालना है, लेकिन उसमें आंसर निकालने का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने उसका एक इनकम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी की ऑपरेटिंग में डाल दी तब भी आंसर निकल जाएगा बेटा, आंसर तब भी निकल जाएगा क्योंकि प्लस प्लस तो एज इट इज रहेगा ही ना। फर्क ये आपने उसको किस हेड के अंदर डाल दिया। तो अकाउंटेंसी बेटा मैथमेटिक्स नहीं है, इसको बिल्कुल भी मत मान लेना कि मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन यूज होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज होते हैं, बट इट्स नॉट अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। बिल्कुल भी नहीं, गलत है, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसा होता ही नहीं। तो ये मैंने आप लोगों को लॉजिक समझाया। तो हर बार एक सब टोटल को बेटा आप लोगों को कॉलम बनाना। चलिए आ जाते हैं 3 लाख, इसको ऐड करिए। अभी अब कितने मालिक आ गए, मतलब पहले तो 3,34,865 अभी घूम रहे थे, ठीक है, अब 6,900 और आ गए, तो अब कितने हो गए? तो ये हो गए 346,865, ठीक है, प्लस 6,900, 3 लाख, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा आ गया 3,53,765। ओके, अभी ये हमारे मार्केट में आ गए। मतलब जब ये 2.5% वाले, ये जब 2.5% वाले भी कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट हो जाएंगे तो हमारे अब मार्केट में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो जाएंगे? 3,53,765 से हो जाएंगे। पहले 346 थे, जैसी नए और आ गए 353 के करीब हो गए। ओके बेटा, ये नंबर ऑफ द शेयर तो मार्केट में इंक्रीज हो गए, वो बात ठीक है, लेकिन इसके लिए फिर खाना भी तो इंक्रीज होना चाहिए बेटा। आप लोगों ने जितने, आपने पर्टिकुलर गेस्ट बुला रखे हैं और खाना उतना है, लेकिन एक्स्ट्रा आ गए तो फिर खाना भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा, वरना उनको कैसे खिलाओगे जो एक्स्ट्रा आ गए? सीधी बात है ना बेटा। तो यही बात ऐसे भी है। तो ये नए लोग आ तो गए, लेकिन अपने साथ ये कुछ एक्स्ट्रा खाना भी लेके आएंगे, क्योंकि ये जो एग्जिस्टिंग वाले हैं बेटा, ये एग्जिस्टिंग वाले ये अपना शेयर सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। यहाँ पे पार्टनरशिप अकाउंट्स नहीं चली तो वो शेयर सेक्रीफाइस करेंगे दूसरों के लिए? नहीं बेटा, ये बिल्कुल नहीं करेंगे। इनको अपना जुगाड़ खुद ही करना पड़ेगा। आप आयो तो साथ में कुछ लेके आना पड़ेगा। तो ये अपने साथ कितना लेके आए थे बेटा? 5475 लेके आए थे, आई थिंक ना, देख लेते हैं। देखिए 5475 लेके आए थे, है ना। ये सब मैं आपको निकालना सिखा चुका बेटा, वो मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूं, उसको लिए आपको मेरी पास क्लासेस देखनी पड़ेंगी, ठीक है, मैंने आपको बोल दिया। ये आफ्टर टैक्स है, ये सारा का सारा अमाउंट आफ्टर टैक्स निकाल के हमने बताया था। चलिए, तो ये अपने साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट लेके, अब कंपनी क्या बेटा, क्योंकि पहले बॉन्ड थे ना, तो कंपनी, अब ये लेकिन कॉमर्स में कन्वर्ट हो गए, मालिक में कन्वर्ट हो गए, तो बेटा कंपनी इनसे जो इनको पहले इनको ब्याज दिया था वो इनसे वापस ले लेगी। कितना ले लिया? 5475। अब कंपनी क्या करेगी? इसको क्या अपनी जेब में रखेगी? नहीं, कंपनी इसको प्रॉफिट में ऐड बैक कर देगी, क्योंकि प्रॉफिट में ही ब्याज दिया था। प्रॉफिट अब दोबारा ले लेगी तो प्रॉफिट में तो ऐड बैक करेगी बेटा, सीधी बात है, प्रॉफिट में ही ऐड बैक कर देगी। तो प्रॉफिट क्या इंक्रीज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो पहले प्रॉफिट कितना था? 324, 343, 329, 344 था, तो 5475 से इंक्रीज हो गया। ये हो गया बेटा ये हो गया आपका 3,34,819। तो बेटा ये हमारा अब एक्चुअली में प्रॉफिट है जो इंक्रीज हो गया, और मालिक लोग जो इस प्रॉफिट को खाने आए वो इतने हैं। तो बेटा मुझे बता दो कितनी हो गई है? 3,34,819 डिवाइड बाय 353। हाँ जी बेटा, वही जो आप कह रहे हो सही है, 0.9464 इज द आंसर। अगर आप यहां पे फिर देखेंगे, हमारी ईपीएस फर्दर डाइल्यूट हो गई है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन। अगर आप देखेंगे जो हमारी एब इनिशियो से चले, मतलब शुरू से अगर देखें फ्रॉम द बिगिनिंग अगर हम चले, तो हमारी जो ईपीएस थी वो थी 0.956। एक डाइल्यूटिव एजेंट आपने डाला, एक पानी आपने उसके ऊपर डाला, तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट कम आ गया, 0.95 आ गया। आपका मन नहीं भरा, आपने थोड़ा सा और पानी डाल दिया। कौन सा? ये देखो, ये वाला पानी आपने और डाला, तो बेटा ये देखो 0.95 से और फर्दर डाइल्यूट हो गया, कम हो गया, इफेक्ट इसका और कम हो गया, 0.964 हो गया, मतलब 95 से 64 हो गया। तो मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये डाइल्यूटिव एजेंट्स हैं, ये पानी है जो इसकी इफेक्ट को कम कर रहे हैं।
0.9464 ये जो आपके निकल के आई है, ये है बेटा हमारी फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस। हालांकि ये भी फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस है, ये सारे भी हैं, लेकिन इसको हम फाइनल बोलेंगे बेटा, ये हमारी बिल्कुल फाइनल है लास्ट में। मतलब यूजर को हम ये बताएंगे भाई साहब सुन ले, हमारी जो अभी करंट में एक्चुअली में चल रही है वो 0.9556 है, ये वाली है, अभी एक्चुअली में ये है, लेकिन हम तुझको ये बता देते कि देख हमारे कंपनी में ये दो खिलाड़ी भी है, अगर ये दो खिलाड़ी कन्वर्ट हो गए कॉमन स्टॉक के अंदर, तो क्योंकि ये डाइल्यूटिव एजेंट है, ये क्या करेंगे, हमारी ईपीएस को 0.9556 से सीधा 0.9464 कर देंगे। अब ये तू देख ले भाई साहब, 0.9 पूरा आपको पता कितना आराम से बहुत अच्छा खासा नीचे गिर रहा है। अब ये तू देख ले, तुझे हमारी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं लगाना। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि हमारी अभी इतनी है, मैं तो ये कह रहा हूं तू ये देख सीधा इतनी हो जाएगी, मतलब हमारी मैक्सिमम टू मैक्सिमम जब ईपीएस गिरने पे आएगी तो वो इतनी गिरने पे आ जाएगी। आगे हमको ये मत बोलियो हमने बताया नहीं कि आपने छुपा के रखा, आप तो बस ख्याली पुलाव बेच रहे थे। हमने आपको देखो पहले ही बता दिया, हमने ये बोला हमारी अभी करंट इतनी, लेकिन ये दो खिलाड़ी लोग भी हैं, अगर ये लोग कन्वर्ट हो गए तो हमारी ईपीएस ये सीधा नीचे इतनी ले जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, अभी आपके ऊपर है। इन्वेस्टर्स को हमने बोल दिया भाई साहब अपना पैसा निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, देख लो सब आपके सामने, इसलिए ये बनाई जाती है। तो द मोस्ट डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ ईपीएस इज डाइल्यूटेड ईपीएस। तो ये है हमारी फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस, और यहां पे हमारा खत्म हो जाता है फाइनल डाइल्यूटेड ईपीएस का इफ कन्वर्टेड मेथड के अंदर। तो बेटा ये 0.9464 यही हमारी थी ईपीएस, ये हमारी द मोस्ट डाइल्यूटेड है। अब आपका वही क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने सबसे पहले ये 3.2% वाला ही क्यों लिखा, ये वाला क्यों नहीं लिखा। इसका रीजन ये है, जब आप मैंने आप लोगों को बताया था, जब आप इंटरमीडिएटरी सबके पहले हर सारे डाइल्यूटेड ईपीएस के आप क्या निकालोगे, डाइल्यूटिव एजेंट्स क्या निकालोगे, इंटरमीडिएटरी या इंडिविजुअल डाइल्यूटेड ईपीएस अब निकालो। उसमें बेटा आप सबसे पहले कंपेयर करोगे फिर उन सबको बेसिक ईपीएस से, जो बेसिक ईपीएस से ऊपर होगा उसको आप एंटी डाइल्यूटिव का टैग लगा के बाहर करोगे, फिर जो डाइल्यूटेड बच जाएगी उनमें आप रैंक करोगे कि इनमें से द मोस्ट डाइल्यूटिव कौन है। तो बेटा जब हम रैंकिंग में आए थे, जब हम रैंकिंग पे आए थे, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब हमने रैंकिंग पे आए थे कि 3.2% जो वाला बॉन्ड था ये द मोस्ट डाइल्यूटेड था एज कंपेयर टू 2.5%, क्योंकि 3.2% बॉन्ड की जो इंटरमीडिएट डाइल्यूटेड ईपीएस है बेटा वो 0.7787 है, और 2.5% वाले बॉन्ड की 2.5% बॉन्ड की 0.7935 है। तो आप साफ आप देख सकते हैं बेटा आपकी स्क्रीन के सामने है कि 3.2% ज्यादा डाइल्यूटेड है, मतलब जितना 1 से ज्यादा दूर होगा वो ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, ये आप लोगों को पता है। तो इसलिए द मोस्ट डाइल्यूटेड को बेटा आप सबसे पहले लिखते हो, प्रायोरिटाइज लिखते हो, प्रायोरिटाइज में ये देखिए, प्रायोरिटी में ये देखिए मैंने इसलिए यहां पे लिखा, देखिए पहले रैंक 1 को लिखोगे, फिर रैंक 2 को, रैंक 3 में, फिर ऐसे रैंक 4, रैंक 5 जितने भी हैं। रैंक 1 अब ये क्यों है, ये अभी हम इस पे नहीं जा रहे क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया नहीं, अभी आप ऐसा समझो ये तो हमारे लिए तो सबसे मोस्ट रैंक यही है, इसलिए मैंने सबसे 3.2% वाला लिखा, फिर 2.5% वाला लिखा। ये देखिए सबसे पहले मैंने ये लिखा, ठीक है, सबसे पहले बेटा मैंने अब ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि ये द मोस्ट डाइल्यूटिव है रैंक 1, ये है रैंक 1। और फिर बेटा मैंने ये लिखा, फिर मैंने ये लिखा अपना ये वाला रैंक 2। दोनों डाइल्यूटेड है, दोनों के दोनों डाइल्यूटेड है, लेकिन सबसे ज्यादा डाइल्यूटेड ये है कि आप तो रूल ये कहता है कि आपको सबसे पहले द मोस्ट डाइल्यूटेड लिखना है। मतलब आपको जो सीरीज फॉलो करनी है, अगर बेसिक की बात करूं, मोस्ट डाइल्यूटेड टू लीस्ट डाइल्यूटेड में आपको सीरीज फॉलो करनी है। ये हमारा सिद्धांत है जो हमारा रूल हमें सिखाता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा कॉम्प्यूटेशन आई होप समझ में आया होगा। यहां पे हमारा पूरा डाइल्यूटेड ईपीएस खत्म हो जाता है इफ कन्वर्टेड मेथड के अंदर। अब जो बेटा हमारा नेक्स्ट मेथड होने वाला है वो होने वाला है ट्रेजरी स्टॉक मेथड के ऊपर, स्टॉक ऑप्शन वारंट्स के ऊपर। उसके अंदर बेटा मैं आपको ऑप्शंस नहीं बताऊंगा, ऑप्शंस नहीं बताने वाला है इन डिटेल चर्चा, क्योंकि वो आपके सेक्शन ही में नहीं है, वो आपको जानना जरूरी नहीं है, वो आपका कतई हेल्प नहीं करेगा। मुझे आपको एक बतानी है ऑप्शंस क्या होता है, मतलब स्टॉक ऑप्शन वो समझाऊंगा आपको, बस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस वही आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि इन डिटेल चर्चा तो बेटा सेक्शन बी के डेरिवेटिव्स में है। वो जो डिटेल चर्चा वहां पे कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब जो वहां पे पढ़ना है वो यहाँ पे नहीं पढ़ना, क्योंकि बेटा यहाँ पे हमको सिर्फ डाइल्यूटेड ईपीएस निकालनी है, उसका वो कोई भी कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा। कैश प्राइस क्या होता है, एक्सरसाइज प्राइस क्या होता है ना, मार्केट
एवरेज मार्केट प्राइस, ये सब क्या है वो हम अभी डिस्कस करेंगे, वो तुम देखेंगे, लेकिन इन डिटेल चर्चा वो हमको नहीं करनी। मुझे बस आपको एक कंसेप्ट समझाना है ऑप्शंस का। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस आई थिंक आपने सुना ही होगा बेटा, ठीक है। बहुत सारे अगर कॉर्पोरेट्स अगर में कहीं काम कर रहे हैं या कहीं काम किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो शायद उनको पता होगा सीटीसी में बेटा आपके वहां पे ऑप्शंस इंक्लूड होते हैं। अगर किसी की सैलरी ऐसा हर बार नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, होता है ऐसा, ठीक है। उसकी कंडीशन होती है, वो कंडीशन भी क्या है, कैसे डिसाइड होता है प्रीमियम, वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। हालांकि प्रीमियम की कैलकुलेशन अभी पार्ट 1 के अंदर नहीं है, वो पार्ट 2 में है, वो सॉरी सेक्शन ए में नहीं, सेक्शन बी में है, तुम देखेंगे बेटा। यहां तक आई होप बेटा आप लोगों को समझ में आया, आई होप क्या बेटा बिल्कुल कॉन्क्रीट समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट था डायल्यूटेड ईपीएस, जिसको स्टूडेंट्स छोड़ के जा रहे थे बेटा, अब आप इस कंसेप्ट में एक्सपर्ट बन गए हो, एक्सपर्ट बन गए हो। द मोस्ट, इस कंसेप्ट को ही बेटा मैंने आपको बहुत डायल्यूटेड करके समझाया, इतना कंसेप्ट को डायल्यूट करके मैंने आप लोगों को समझाया जो कि पूरी दुनिया में नहीं बच सकता बेटा, ठीक है। तो स्टडी मटेरियल की कंटिन्यूस रीडिंग बेटा करते रहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं, चाहे आप कितने भी लेक्चर्स देख लीजिए, कितना भी अच्छा समझ लीजिए, कितना भी मॉक कर लीजिए, कोई भी सब्स्टिट्यूट स्टडी मटेरियल्स का है ही नहीं बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।